So in the previous class, we were discussing about some separation methods. We started discussing about separation methods of those mixtures which have the components as solids only, solid into solid mixtures. जिसमें हमने देखा कि either by using an appropriate solvent or by simply the process like sublimation, we can do that. हम उनको अलग अलग कर सकते हैं. एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट मेथड हमने बात करना शुरू किया था, दैट वाज क्रोमेटोग्राफी. हम बात कर रहे थे कि क्रोमेटोग्राफी इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम किसी एक डाई को, द ब्लैक डाई विच इज़ मेड अप ऑफ वेरियस डिफरेंट पिगमेंट्स, अलग अलग पिगमेंट्स के साथ मिलके बना हुआ है. वो उसमें ब्लू हो सकता है, ब्लू और रेड जनरली होते ही हैं, उसके साथ में येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है. दो या दो से ज़्यादा पिगमेंट्स जब आपस में मिल करके एक डाई बनाते हैं तो उनको अलग करना है. प्रिंसिपल क्या था वो हम बात कर रहे थे कि टू और मोर सॉलिड्स have their solubilities different at a given temperature for a given solvent. किसी एक सॉल्वेंट के लिए अलग अलग सॉल्यूट्स जो हैं, अलग अलग सॉलिड्स जो हैं, एट अ गिवन टेम्परेचर उनकी सॉल्युबिलिटी सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है. तो क्रोमेटोग्राफी वर्ड जो है वो बेसिकली एक वर्ड से आया है जिसको हम बोलते हैं क्रोमा. क्रोमा मतलब कलर. क्रोमेटोग्राफी में हम कलर्स को सेपरेट करना सीखेंगे with the help of the various or varied solubilities of the components of the mixture, components of the dye in a given solvent, that is water. बड़ा सिंपल है, आप जब इसको होते हुए देखोगे. लेकिन दो बातें याद रखें. एक तो प्रिंसिपल जो मैंने आपको लिखवाया था ये, आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, बात आ गई समझ में. दूसरी बात ये कि जब हम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करेंगे तो वो कहाँ यूज़ करेंगे, उसका जो एप्लीकेशंस हैं, हाँ, खास करके जो एप्लीकेशंस आपको आपकी बुक में एनसीईआरटी में दी गई है, मैं दिखा दूंगा वो आपको, वो भी आपको बहुत अच्छे से याद कर ली है. हाँ, यहाँ पे इस चैप्टर में, इस मैटर अराउंड अस प्योर में कुछ एक मेथड्स स्पेसिफाइड आपको हमेशा एक ही जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या है. ठीक है, कैसे किया जाता है ये तो ऑब्वियसली आपको पता होना ही चाहिए. तो हम देखते हैं कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो. इसमें बेसिकली देखो क्या होता है कि एक पेपर ले लेते हैं हम, जैसे एक पेपर, अब ये एक फ़िल्टर पेपर है, हाँ, एक ब्लॉटिंग पेपर जो कि एब्जॉर्ब कर लेता है लिक्विड्स को. वाटर अगर इसके कांटेक्ट में रखा जाए तो वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा ये. तो इसमें वाटर एब्जॉर्ब होगा तो वाटर धीरे धीरे ऊपर जाएगा. मतलब कि हमने इसे रखना है एक कंटेनर में. उस कंटेनर में पानी इतना सा भरना है कि वो केवल इसके बॉटम को टच करे. इसके ऊपर हमने एक लाइन बना दी है और ये लाइन उस इंक की है. आपकी बुक में थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया, उसमें एक पेंसिल से लाइन बना करके वो कहते हैं कि इसके ऊपर अगर आपकी ब्लैक इंक है तो ब्लैक इंक का एक स्पॉट बना दो. हाँ, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट यूँ है कि वो कह रहे हैं कि एक पूरी लाइन ही ब्लैक इंक की बना दो. ये ज़्यादा अच्छे से विजिबल होता है. हाँ, बाकी आपकी बुक में जो दिखाया गया है जिस तरह से, वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है और समझ में भी नहीं आता कि ये कर क्या रहे हैं. यहाँ पे आपको बिल्कुल कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा. दिस इज़ अ वेरी गुड स्मॉल वीडियो जिसे देख के आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि होता क्या है क्रोमेटोग्राफी में. क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है कि क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ पाता जब हम एनसीईआरटी का डायग्राम फॉलो करते हैं. लेकिन डायग्राम फॉलो तो करना पड़ेगा, समझने के लिए नहीं, सीखने के लिए कि एग्ज़ाम में आ जाएगा तो कैसे बनाना है. बाकी कंसेप्ट यहाँ से सीखो. तो हमने यहाँ पे ब्लैक इंक लगा दी है ऑन द फिल्टर पेपर और उसको एक बीकर में हम चिपका देते हैं. उस बीकर में हम उसको चिपका देंगे इन सच अ वे कि वो इस तरह से वाटर को टच करे. अभी ये क्या है कि बहुत 16 टाइम्स इन्होंने इस वीडियो को चलाया हुआ है, 16 टाइम्स प्लेबैक है. वाटर ऊपर जा रहा है तो आप देखो कि जो इंक पहले ब्लैक दिख रही थी, एक लाइन ब्लैक कलर की थी, वो अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में
डिवाइड होने लग गई। सबसे नीचे हमको येलो दिख रहा है, बीच में रेड भी दिखने लगा और सबसे ऊपर ब्लू। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। दिस इज़ नॉट अ वेरी फास्ट प्रोसेस, दिस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। लेकिन इसको 16 टाइम्स प्लेबैक किया हुआ है। 16 टाइम्स मतलब इसको फास्ट कर दिया, तो वो फास्ट फॉरवर्ड अपन को दिखा रहे हैं ये। इसमें हम देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी के साथ में ये अलग अलग होते हुए हमको दिख रहे हैं। इतनी तेज़ी से एक्चुअली होते नहीं हैं, लेकिन सेपरेशन तो हो गया। यहाँ हमको नीचे येलो दिखने लग गया, बीच में रेड दिखने लग गया और सबसे ऊपर ब्लू दिखने लग गया। तो क्रोमेटोग्राफी से कलर्स का सेपरेशन ऐसे होता है। अब हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे काम में कैसे आएगा? हमारा जो प्रिंसिपल था वो क्या कहता था कि डिफरेंट सॉलिड्स या डिफरेंट सॉल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा ऊपर तक गया, जिसकी कम है वो कम हाइट तक पहुंचा। और ये तीनों इस तरह से अलग अलग हो गए। अब आप इसको काट के और इसमें जो पिगमेंट है उसको एक पाउडर की फॉर्म में गिरा लो, इसको भी गिरा लो, इसको भी गिरा लो, इसको भी गिरा लो, तो तीनों को आपने अलग कर लिया फ्रॉम ब्लैक डाई। हाँ, तो दिस इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि ये एक पेपर पे हो रही है, पेपर स्ट्रिप पे हो रही है, इसलिए हम इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। हमारी बुक में देख लें कि क्रोमेटोग्राफी किस तरह से दिखाई गई है और उसके क्या एप्लीकेशंस बताए गए हैं। ये इस तरह से दिखाया है क्या कि यहाँ पे स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, लाइन ड्रॉन बाय पेंसिल, और यहाँ पर एक स्पॉट ऑफ इंक बना दिया ऐसे। हाँ, तो पानी ऊपर जाएगा तो स्पॉट ऑफ इंक में से अलग अलग जगह पर अलग अलग हाइट पर अलग अलग कलर आ जाए। मतलब कि ये इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि अलग अलग कलर अलग अलग हाइट तक पहुँचे हैं फ्रॉम दिस स्पॉट। तो ये स्पॉट से ऊपर जाते जाते ऐसा कर सकते हैं, लेकिन स्पॉट जो है उसको उसमें से फिर अलग पैटर्न में निकलेंगे, कलर निकलेंगे इसी तरह से जैसे अभी हमने निकलते देखे। तो क्रोमेटोग्राफी में कलर अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो भी थोड़ा सा देख लें। द इंक दैट वी यूज हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट, है ना। तो वाटर सॉल्वेंट लिया, डाई इज soluble in water. As the water rises on the filter paper, it takes along with it the dye particles. Usually a dye is a mixture of two or more colors. The colored component that is more soluble in water rises faster and in this way the colors get separated. तो इन्होंने शॉर्ट में बोल दिया, हम भी वही कह रहे थे। हमने यहाँ से प्रिंसिपल निकाला कि two or more solids or solutes have different solubilities in a given solvent at a given temperature। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पूछा जाता है। ये बात ध्यान रख लें। द प्रोसेस ऑफ separation of components of a mixture is known as chromatography. Chroma in Greek means color. ये बात तो पता है हमको। This technique was first used for separation of colors, so this name was given. Chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent, है ना। Solutes that dissolve in the same solvent but have different solubilities in the same solvent at a given temperature. So with the advancement in the technology, newer techniques of chromatography have been developed. You will study about chromatography in higher classes. अगर आप केमिस्ट्री लेते हो तो एप्लीकेशंस याद कर लो। टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, वो तो ऑब्वियस है। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ये एक ही बात है। एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। एप्लीकेशंस अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एप्लीकेशन का ही आएगा। प्रिंसिपल, मेथड एंड एप्लीकेशन, these three are the important things। ठीक है, तो ये आपको
क्रोमेटोग्राफी अगर समझ में आ गई तो विद क्रोमेटोग्राफी हमने सारे मेथड्स सीख लिए जो सॉलिड वाले मिक्सचर को अलग करने के लिए काम में आते हैं। यानी ये वाला तो हो गया काम। अब हम देखते हैं बड़े पॉपुलर मिक्सचर्स हैं सॉलिड और लिक्विड के। एक सॉलिड एक लिक्विड में, चाहे वो सैंड और वाटर ही क्यों ना हो, सैंड और वाटर हो सकता है, सॉल्ट एंड वाटर होता है, मतलब दो में से एक सॉलिड हो दूसरा लिक्विड हो। उसके भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब सॉलिड प्लस लिक्विड में हम एग्जाम्पल, एक तो जो कि हमें बिल्कुल सिंपल है, हमने कहा सैंड प्लस वाटर, या कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, या इंक प्लस वाटर। यहाँ पे इंक मतलब सिंगल डाई, ब्लू इंक की बात हो रही है, ब्लैक इंक की बात नहीं हो रही। ब्लैक इंक वॉज अ कॉम्बिनेशन मिक्सचर, लेकिन ये ब्लू इंक जब वाटर में मिलता है तो ये एक कोलॉइड के जैसा आप समझ सकते हो, मतलब कि एक पिगमेंट है और वो वाटर में डिजॉल्व है। कॉपर सल्फेट, विद वाटर। अच्छा, कॉपर सल्फेट जो है उसमें भी एक, वो भी एक हमारे सॉलिड वाले मिक्सचर में आ सकता है। अगर शुगर और कॉपर सल्फेट आपस में, मैंने जिक्र किया था जब हम बात कर रहे थे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स में शुगर का क्रिस्टल मिक्स हो गया हो, तो हम बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन की आज, तभी अब इसका भी जिक्र हो जाएगा। कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। तो आप देखो कि अगर सिंपली हम सैंड और वाटर की बात करें तो बड़ा आसान है। हाँ, पॉज करो, सोचो और देखो कि आपको आई एम श्योर आइडिया लग जाएगा कि अगर सैंड और वाटर मिल जाएं तो उनको सिंपल फिल्ट्रेशन से अलग किया जा सकता है कि नहीं? फिल्टर पेपर लगा करके, और हमने देखा ही है, कल की क्लास में हम यही सब देख रहे थे ना। हम देख रहे थे कि किस तरह से सैंड और वाटर का मिक्सचर है, हमने थोड़ा डिकेंटेशन किया और फिल्टर पेपर लगा दिया, तो अगर कुछ सैंड थोड़ी बहुत आ भी गई है उधर उसके वाटर के साथ में बीकर से बाहर, तो वो फिल्टर पेपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। वी नो दैट। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। सॉल्ट एंड वाटर में क्या कर रहे थे हम? वेपोराइजेशन कर दे रहे थे। इवेपोरेशन भी कर सकते हैं। इवेपोरेशन मतलब आप उसको छोड़ दो बहुत देर के लिए। जो नेचुरली सॉल्ट मिलता है उसको बड़े बड़े फील्ड्स में खुला छोड़ दिया जाता है, एंड स्लो इवेपोरेशन प्रोसेस विल अल्टीमेटली गिव सॉल्ट, दो दैट इज़ इम्प्योर। और हमने देखा भी है कि इम्प्योर सॉल्ट को, जब हम मैटर पढ़ रहे थे, इवेपोरेशन की बात कर रहे थे, तो इवेपोरेशन की प्रोसेस से हम किस तरह से वाटर को रिमूव कर देते हैं, ये बात भी हमने देखी। और बाद में सॉल्ट की प्रोसेसिंग कैसे होती है, अप टू आयोडाइज होना, उसमें आयोडीन ऐड करना, वो सारी प्रोसेस मैंने आपको दिखाई थी मैटर पढ़ते समय। तो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर तो नेचुरली भी होता ही है, क्योंकि हम जब ओशन से निकालते हैं उसको, तो फिर पानी को निकाल करके और फील्ड्स में फैला दिया जाता है, और इवेपोरेशन की प्रोसेस है। इंक वाटर, ये आपके बुक में क्योंकि दिया हुआ है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। कॉपर सल्फेट वाटर, कॉपर सल्फेट वाटर दोनों तरीके हो सकते हैं, सिंपल इवेपोरेशन से भी और क्रिस्टलाइजेशन से भी। हम एक एक करके दोनों की बात करते हैं। देखें कि अगर हम ये इवेपोरेशन देखें, चाहे वो इंक का हो चाहे आपके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का हो, जब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स या इंक का पिगमेंट वेपोराइजेशन की प्रोसेस से अलग करते हैं,
तो वेपराइजेशन या इवापोरेशन की प्रोसेस जो होती है उसमें डायरेक्ट हीट नहीं देनी होती। क्या करना है हमको, वी विल गिव इनडायरेक्ट हीट। इनडायरेक्ट हीटिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट हीटिंग से जो सॉलिड कंपोनेंट है उसका कंपोजिशन बिगड़ सकता है। हाँ, वी डोंट वांट द सॉलिड सब्सटेंस टू बी चार्ड। एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं चारिंग। चारिंग का मतलब जैसे आपने शुगर को हीट किया, आप शुगर को रख लो, एक शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, आपने देखे होंगे घर में, उसको किसी कंटेनर में डाल के डायरेक्ट हीट करना शुरू कर दो, आप देखोगे वो ब्लैक हो जाएगी, चारकोल टाइप का बन जाएगा उसका। तो वो इस प्रोसेस को हम चारिंग बोलते हैं, चारकोल बन जाना, ब्लैक हो जाना। अभी ब्लैक कलर की शुगर कोई खाएगा क्या, इट इज़ नॉट यूजेबल एक्चुअली। तो ऐसा ना हो जाए कि वो चार हो जाए, इसके लिए हमको या तो हम ऐसा करें कि बहुत ही कंट्रोल्ड हीट दें, लेकिन इतनी कंट्रोल्ड हीट देना कई बार पॉसिबल नहीं होता, और एक मैनुअल प्रोसेस है तो गलती भी हो सकती है। लेकिन अगर हम उसको इनडायरेक्ट हीट दें, इनडायरेक्ट हीट के लिए हम एक सेटअप यूज़ करते हैं, जैसा यहाँ आपको दिख रहा है कि बीकर में पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर एक हमने वॉच ग्लास में पानी भरा हुआ है, या वॉच ग्लास में हम अपना इंक डाल देंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल देंगे, है ना। तो इस तरह के सेटअप को हम बोलते हैं वाटर बाथ। ये आपको 10th में भी काम आएगा, अभी भी काम आ ही रहा है, इसलिए इस वाटर बाथ वर्ड को याद कर लो कि जब वाटर को हीट दे करके वाटर से जो स्टीम निकलती है, उस स्टीम की हीट से जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसको इनडायरेक्ट हीट बोलते हैं, इनडायरेक्ट हीट ऑन वाटर बाथ। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली वही करने जा रहे हैं, इनडायरेक्ट हीट ऑन वाटर बाथ करेंगे। इसको ऐसे रखा है कि देखें यहाँ पे इंक या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल करके, और इसे हीट किया जा रहा है, इसकी हीट से, स्टीम की जो हीट है उससे ये गर्म हो रहा है। और आप क्लियरली देख सकते हो कि इसके वेपर्स, ये भी फॉरवर्डेड है, फास्ट फॉरवर्डेड है, तो इसलिए आप देखोगे कि जल्दी जल्दी ये पानी उड़ता जा रहा है, एंड वी विल अल्टीमेटली वी हैव स्टार्टेड टू गेटिंग क्रिस्टल्स। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, और अगर ये इंक है तो इंक हमको मिल जाएगी विदाउट गेटिंग चार्ड। इंक का डिकम्पोजिशन किसी भी तरह से हीट की वजह से नहीं होता। तो वेपराइजेशन और इवापोरेशन प्रोसेस अच्छा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकली तो दो प्रॉब्लम है, एक तो डिस्कस कर चुके हम जिसमें चारिंग हो रही है, चारिंग हो जाएगी अगर डायरेक्ट हीट करेंगे तो चारिंग का खतरा है, चारिंग हो जाएगी तो फिर किसी काम का नहीं है। अगर चारिंग से आप बचा भी पाते हो, इनडायरेक्ट हीट दे देते हो वाटर बाथ पे, ये प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व कर ली। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या निकलता है कि वॉट एवर द वाटर इज़ अ पार्ट ऑफ द मिक्सचर दैट इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट। अब आप सोचोगे कि सर इतनी छोटे से इतना सा पानी, उसको बचा के क्या उखाड़ दोगे आप, जाने दो, हमको कॉपर सल्फेट चाहिए था, मिल गया ना, फिर क्यों आप। तो आप ये समझें कि ये लार्ज स्केल पे सोची जा रही है बात। समझो आपने सॉल्ट निकालना है समंदर के पानी से, और बहुत सारा पानी आपने करते ही है ना फील्ड में फैला दिया है, तो सारा का सारा पानी उड़ जाएगा, तब आपको सॉल्ट मिलेगा। अगर ये चीज़ क्विक करनी है तो फिर आप उसको वेपर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, डायरेक्ट वेपराइजेशन करोगे हीट दे करके, एनर्जी तो जा ही रही है, पानी सारा का सारा चला जा रहा है। तो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं कई बार क्रिस्टलाइजेशन की, एंड क्रिस्टलाइजेशन इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद वेपराइजेशन प्रोसेस और इवेपोरेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन नाम से तो पता चल ही रहा है, क्रिस्टल बनाना। हाँ, और आप जब क्रिस्टलाइजेशन करते हो तो जो क्रिस्टल जब फॉर्म होते हैं उसके लिए पहली बात तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होना चाहिए, जो आपको, जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं। हमसे जनरली यही पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट ऑब्टेन करना फ्रॉम एन इम्प्योर मिक्सचर। तो ध्यान रखो कि ऐसा भी हो सकता है कि कॉपर सल्फेट किसी सॉलिड इम्प्योरिटी के साथ में मिक्स्ड है, या हम ये कह लें कि कॉपर सल्फेट में एक सॉलिड इम्प्योरिटी है विच इज़
वाटर सॉल्यूबल। जब हम सॉलिड बात कर रहे थे तो हमने कहा था बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट वी कैन सेपरेट सॉल्ट एंड सैंड। यहाँ पे हमारे पास एक एडवांटेज था कि सॉल्ट और सैंड में से केवल सॉल्ट ही वाटर में डिज़ोल्व होता था, सैंड नहीं होता था। तो ये कन्वीनियंस था कि सैंड का कोई टेंशन नहीं था। अब जब आप बात कर रहे हो कॉपर सल्फेट और सॉलिड इम्प्योरिटी विच इज़ वाटर सॉल्यूबल, समझो इसमें एक शुगर का क्रिस्टल है। आप सोच सकते हो कि शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, सबको पता है। कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के क्रिस्टल है, उनके बीच में ऐसी इम्प्योरिटी कोई आ गई जो वाटर सॉल्यूबल है। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आप वाटर इसमें डाल करके जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाओगे तो ये वाटर सॉल्यूबल इम्प्योरिटी भी उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। हाँ, और फिर क्या होगा, फिर आप उसको फ़िल्टर करके अलग कर सकते हो क्या, वो भी तो वाटर सॉल्यूबल है, वो भी चली जाएगी अंदर। तो उसको अलग करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन कैन बी सिंपली यूज्ड इन प्लेस ऑफ वेपराइजेशन और इवेपोरेशन, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में हम पहले हीट देते हैं, लेकिन ये हीट कंट्रोल्ड हीट होती है। हम तब तक ही हीट देते हैं जब तक जो सॉलिड रिक्वायर्ड है, जिसको हमें सेपरेट करना है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन, फ्रॉम द मिक्सचर, वो क्रिस्टल बन जाता है, तब तक ही हम हीट करते हैं। जैसे ही वो क्रिस्टल बनना शुरू होता है हम इसे हीट करना बंद कर देते हैं और फिर इसको हम ठंडा करने लग जाते हैं। आफ्टर कूलिंग हम जो लिक्विड पार्ट है उसको निकाल देते हैं बाहर, डिकैंटेशन प्रोसेस से निकल जाएगा या फिर फिल्ट्रेशन कर लो, निकल जाएगा, और आपको क्रिस्टल्स जो मिल जाएंगे वो क्रिस्टल अभी गीले हैं, आप उनको ड्राई कर दो। फिल्टर पेपर में जेंटली आप उसको प्रेस करोगे तो वो ड्राई हो जाएंगे। वो ड्राई हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल बढ़िया क्रिस्टल मिल गए। वाटर सॉल्यूबल इम्प्योरिटी वाटर के साथ में ही है, डिज़ोल्व फॉर्म में। तो ये बड़ा अच्छा प्रोसेस है। अच्छा, इसमें आपको हीट कम देना पड़ी और यू हैव नॉट हीटेड इट अप टू ड्राइंग कम्प्लीटली। इसको एकदम ड्राई करने तक आपने हीट नहीं किया, इस वजह से चैरिंग का खतरा ख़त्म हो गया। चैरिंग कब होगी, जब पूरा का पूरा जो आपका मिक्सचर है वो आप एक साथ बिल्कुल गर्म कर रहे हो और आफ्टर सम टाइम सारा पानी उड़ा दोगे, अभी भी हीट हो रही है, तो चैरिंग का खतरा है। हाँ, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होता है, ब्लू कलर का क्रिस्टल, अगर आप उसको 10th क्लास में सीखेंगे हम, अगर उसको आप डायरेक्ट हीट दोगे तो वो वाइट हो जाएगा, उसके अंदर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो पूरा उड़ जाएगा। इससे भी ज़्यादा अगर आप हीट दोगे तो फिर वो डीकम्पोज हो जाएगा, है ना। तो आपको वो नहीं करना है, उसको डीकम्पोज होने से बचाना है। तो क्रिस्टलाइजेशन में डीकम्पोजिशन का खतरा ही नहीं है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई क्रिस्टलाइजेशन इज़ कंसीडर्ड टू बी बेटर एज कंपेयर टू वेपराइजेशन और इवापोरेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन को अपन देख लेते हैं पहले, है ना। क्रिस्टलाइजेशन ये तो हमने देखा कि इवापोरेशन से कैसे सेपरेशन हुई है। अब हम क्रिस्टलाइजेशन को देखेंगे। क्रिस्टलाइजेशन में हम कॉपर सल्फेट का प्योरिफिकेशन कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अ क्रूड सैंपल। क्रूड सैंपल यानी इम्प्योर सैंपल। क्रूड है मतलब कि रॉ है और वो अभी इम्प्योर है, उसमें इम्प्योरिटी है। तो जहाँ कभी आपको क्रूड सैंपल लिखा हुआ दिखे, आप समझ जाओ कि वो इम्प्योर है, उसका अभी प्योरिफिकेशन बाकी है। तो कॉपर सल्फेट को सबसे पहले तो हमें उसका सॉल्यूशन ही बनाना पड़ेगा। तो हम एक स्पैचुला में कॉपर सल्फेट लेके उसको वाटर में डालेंगे। इसमें इम्प्योरिटीज़ भी हैं और मैंने आपको पहले बता दिया वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटी है, इसलिए हम कंसर्न हैं। तो ये एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है जिसका हम विद द हेल्प ऑफ अ स्टिरर हम उसको मिक्स कर देते हैं प्रॉपरली। तो ये सॉल्यूशन आपका बन जाता है। इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, आप इस स्टेप को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। ये कॉपर सल्फेट का हाइड्रोलिसिस होने से बचाता है। अब क्या होगा, अब इस सॉल्यूशन को हम फिल्टर कर लें कि जो
इसमें हो सकता है कि कुछ वाटर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हों, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हों, उनको हम आने से बचा लें, तो हम उनको पहले ही अलग कर देते हैं। तो आप इसमें डालोगे तो ये धीरे धीरे ड्रॉप करके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ऊपर बच जाएगी इस तरह की सॉलिड इम्प्योरिटीज़ जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन करना मतलब कि ये एक्चुअली क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस है। यहाँ देखो, यहाँ भी इनडायरेक्ट हीट ही है, सैंड के ऊपर रख के किया गया। ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है क्योंकि सैंड थोड़ी जल्दी गर्म होती है। तो हमने एक स्टील के बड़े से कंटेनर में सैंड भरी हुई है, हाँ, और सैंड की सरफेस पर अपना चाइना डिश रखा हुआ है। याद रखें कि ये प्रोसेस किसी नॉर्मल टेस्ट ट्यूब में या नॉर्मल ग्लास के वेसल में करने की कोशिश ना करें, हो सकता है कि वो थोड़ा क्रैक हो जाए या टूट जाए। चाइना डिश हर उस जगह पे यूज़ होती है जहाँ पे बहुत हीट हो रही होती है। अभी नीचे से हम हीट दे रहे हैं और कंटिन्यूस स्टीयरिंग हो रही है, हाँ, बीच बीच में हम इसको निकाल के, जो हमारा ग्लास स्टीरर कहते हैं, इसको निकाल के हम ये चेक कर लेते हैं कि क्रिस्टल बनना शुरू हो गए कि नहीं। जैसे ही इसमें क्रिस्टल बनना शुरू होंगे, आपके ग्लास स्टिक जो है उस पर ये चिपक जाएंगे, हैं, स्टीरर के ऊपर वो स्टिक हो जाएंगे। तो इस तरह से हम उठा के उसको बीच बीच में चेक करते हैं, फूंक मार के थोड़ा सा चेक करते हैं। तो ये जब बन जाता है तो क्रिस्टल्स यहाँ पे बारीक बारीक दिखने लगते हैं। जैसे ही क्रिस्टल दिखने लग जाएं, अब कूलिंग का टाइम आ गया, इसको इधर दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करके कूलिंग करते हैं इसकी। तो कूलिंग ऑफ द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन हमको एक्चुअली क्रिस्टल दे देता है। इसको ठंडे पानी में रख देंगे तो कूलिंग जल्दी हो जाएगी। कूलिंग जब होगी तो इसमें हमको क्रिस्टल्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। इसको हमने ढक के रख दिया ऐसे। आफ्टर सम टाइम वी विल सी। ढक के क्यों रखा? कि ऊपर से कोई और इम्प्योरिटी ना गिर जाए। कैन यू सी ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स आर देयर। ये ब्लू कलर्ड जो क्रिस्टल्स हैं, इनके साथ में वाटर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो पानी अभी भरा हुआ है, इस पानी में वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है। अगर आपका शुगर का क्रिस्टल उसमें था कॉपर सल्फेट के क्रूड मिक्सचर में, तो उसको यहाँ पे अभी डिज़ोल्व फॉर्म में है, जबकि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन गए हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन अच्छा रहा है ना, अच्छा प्रोसेस रहा हमारे लिए। इस हिसाब से चायरिंग का कोई ख़तरा नहीं है। अब हमको कूलिंग करके ये मिल गया है, तो हमें आगे सिर्फ इसको ड्राई करना है, हाँ, इसको सुखा देना है। इसको पहले अल्कोहल से धो देते हैं, इथेनॉल डाल के इसको क्लीन कर देते हैं। ये डिकेंटेशन से हमने पानी गिरा दिया, वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटी तो निकल गई। थोड़ा एसिड, ये इथेनॉल डालते हैं, अल्कोहल, जब अल्कोहल भी निकाल देते हैं, साफ़ हो जाता है उससे ये। और फिर उसको एक ब्लॉटिंग पेपर पे रख के इसको जेंटल प्रेसिंग के थ्रू सुखा लिया जाता है। तो हमको एकदम अच्छे से दिखने वाले ब्लू कलर के क्रिस्टल्स इस तरह से मिल जाते हैं। दैट कैन बी स्टोर्ड इनसाइड अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बना, अब मैं आपको आपकी बुक में दिखा देता हूँ। ये सब हो गई बात। मैंने आपको बोला था कि मैं आपकी सीक्वेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे कर दूंगा, क्योंकि आपकी बुक में सीक्वेंस थोड़ी अजीब व गरीब है ना। हमें क्रिस्टलाइजेशन सीखने के लिए बहुत बाद में जाना पड़ता है। तो देखो, अब ये समझ लें हम, तो कोई बात नहीं। अब देखो क्या हो रहा है। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड is used to purify solids. For example, the salt we get from sea water can have many impurities. हमारा salt मतलब सोडियम क्लोराइड can have many impurities in it. To remove these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystals from a solution. क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लें कि क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज़ बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, और जो बात आपको यहाँ लिखी हुई है वही बात आपको लिखना पड़ेगी, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो क्यों
है वो बेटर। उसका पहला रीज़न क्या दे रहे हैं, सम सॉलिड्स डीकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चार्ड और ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। अगर आप उसको अप टू ड्राइनेस हीट करोगे तो फिर वो चार्ड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। सम इम्प्योरिटीज़ में रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। ये कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं, ये वाटर सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं। हाँ, उस सॉल्वेंट में ये सॉल्यूबल थी, तो ऑन इवेपोरेशन दीज कंटामिनेट द सॉलिड। मतलब क्या होगा, समझो कि इवेपोरेशन से आप कॉपर सल्फेट और शुगर का मिक्सचर अलग नहीं कर सकते। आपने उसका वाटर में मिक्सचर सॉल्यूशन बना दिया तो कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व है, तो शुगर भी एक एज एन इम्प्योरिटी उसमें डिज़ोल्व है। अब आप इवेपोरेशन कर दोगे तो कॉपर सल्फेट, वाटर तो सारा उड़ जाएगा लेकिन कॉपर सल्फेट और शुगर तो वहीं रह जाएंगे, शुगर थोड़ी चला जाएगा उसके साथ। तो क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये दो बातें अच्छे से याद कर लो, ये दो बातें आप लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। एप्लीकेशन यहाँ भी ध्यान रख लें, क्या एप्लीकेशन दिख रही है, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, यानी हमारे एडिबल सॉल्ट का प्योरिफिकेशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द मेथड वी यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो बहुत सारे लोग इवेपोरेशन लिख देते हैं कि सर वो फील्ड में निकाल देते हैं और उड़ा दिया जाता है। नहीं, आपको लिखना है क्रिस्टलाइजेशन, जो आपकी बुक में लिखा है आपको फॉलो करना है। नंबर 2, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फिटकरी फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। इम्प्योर सैंपल होते हैं, उसमें से जो एलम जो होता है, एलम इज़ बेसिकली एक सॉल्ट होता है, वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और उसको हम पानी साफ़ करने के लिए काम में लेते हैं। हम आगे बात करेंगे जब हम वाटर प्योरिफिकेशन की बात करेंगे। सो दस बाय चूजिंग वन ऑफ द अबव methods according to the nature of the components of the mixture we get a pure substance। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई। हमने क्या देखा आज कि किस तरह से दो, एक सॉलिड और एक लिक्विड वाला जो मिक्सचर होता है उनको अलग किया जा सकता है। ये कंपैरेटिवली आसान बातें थी। उसके पहले हमने क्रोमेटोग्राफी डिस्कस किया और हमें ये पता चल गया कि क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली कैसे होती है। द प्रिंसिपल बिहाइंड द क्रोमेटोग्राफी इज 2 or more solids और solutes have different solubilities in a given solvent at a given temperature। ये प्रिंसिपल आपको याद रखना है। क्रोमेटोग्राफी का मेथड कैसे हुआ, उस मेथड की डायग्राम समेत, डायग्राम भी याद करना है और डायग्राम के साथ उसका डिस्क्रिप्शन आपको आना चाहिए। बड़ा क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन कम से कम है। क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस भी आपको पता होने चाहिए। इसमें 2 तो पिगमेंट से रिलेटेड थे कि डिफरेंट, एक डाई के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए या नेचुरल पिगमेंट्स ऑब्टेन करने के लिए काम में आता है, और तीसरी चीज़ जो थी वो ब्लड में से ड्रग को निकालने के लिए भी काम में आता है। ये मॉडर्न क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हैं। उसके अलावा हमने बात की कि सॉलिड और लिक्विड वाले सॉल्यूशंस को या तो फिल्ट्रेशन से ही अलग कर लेंगे, एक सॉलिड है एक लिक्विड है तो सिंपल फिल्ट्रेशन से अलग हो जाएगा, या फिर इवेपोरेशन से अलग कर लेंगे। अगर वाटर सॉल्यूबल इम्प्योरिटी या वाटर इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी रहती है तब तो हमको फिल्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन अगर सॉल्ट जैसी या शुगर जैसी इम्प्योरिटी है तो उस समय फिर आपको मतलब वाटर को उड़ाना है इम्प्योरिटी, तो क्या हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्ट या सॉलिड शुगर लेना है हमको, तो हम इनडायरेक्ट इवेपोरेशन कर सकते हैं। ब्लू इंक का, ब्लू कलर का पिगमेंट अलग करना है वाटर में से तो भी हम इनडायरेक्ट हीट दे करके इवेपोरेशन कर सकते हैं। और हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसमें हम वाटर बाथ यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट हीट देने के लिए। डायरेक्ट हीट से चैरिंग हो जाती है। तो वेपराइजेशन टेक्निक इज़ यूज्ड जहाँ पे हमें बहुत बड़े स्केल पे कोई काम नहीं करना, जहाँ पे हमको चैरिंग जैसा कोई ख़ास खतरा नहीं है, हम इनडायरेक्ट हीट दे करके इस तरह से ब्लू इंक को जैसे हमने अलग किया जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है। हाँ, वो भी मैं आपको दिखा दूँ, आपकी बुक में दिया हुआ है। जब आप सेपरेशन मेथड डिस्कस करने की शुरुआत करते हो वहीं पे दिया हुआ है ये, हाँ, इवेपोरेशन प्रोसेस। इसमें जो हमने देखा है
वही बात की, वाटर को आपने हीट किया, दिस इज़ वाटर बाथ। वॉच ग्लास में इंक डाली है, इंक इज़ ब्लू इंक विद वाटर, तो वेपर निकल जाएंगे, इंक बचेगा। और चैरिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने इनडायरेक्ट हीट दी है। अगर आप इनडायरेक्ट हीट ना देते तो चैरिंग हो जाती और फिर आपका जो पिगमेंट है वो आपको नहीं मिल पाता, हाँ, प्योर फॉर्म में वैसा नहीं मिल पाता जैसा आप चाहते हो। तो वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर, thus we can separate the volatile component, that is solvent, from its non volatile solute by the method of evaporation। अब ये याद कर लो, how can we separate the volatile component from its non volatile solute? Name the method, आप लिखोगे evaporation। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो गलत वर्ड चूज करने की वजह से गलत हो जाते हैं एंड वी डोंट गेट फुल मार्क्स। तो अब तक आपने जो बातें सीखी हैं उनमें 2 तरह के मिक्सचर्स का सेपरेशन सीख लिया है, सॉलिड सॉलिड एंड सॉलिड लिक्विड। अब हम स्पेशल मेथड्स की बात करेंगे। अच्छा, सॉलिड लिक्विड की जो बात है उसमें एक थोड़ा सा एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ। सॉलिड लिक्विड में क्रिस्टलाइजेशन की बात तो हमने कर ली, लेकिन अभी एक चीज़ और है जिसको हम मेथड तो हम आगे अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन आप देखो कि ये जैसे क्रीम फ्रॉम मिल्क है, हम मिल्क को वैसे तो लिक्विड एंड लिक्विड का कॉम्बिनेशन मानते हैं एज अ कोलॉइड, लेकिन जब हम उसमें से बटर और बटर मिल्क को सेपरेट करते हैं तो वो मेथड समवॉट एक ऐसा मेथड हो जाता है जिसमें आप एक स्लाइटली हेवियर पार्टिकल को विद द हेल्प ऑफ अ फोर्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स आप अलग करते हो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसका कंसेप्ट मैं आपको पहले बता दूं कि व्हाट इज़ अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि हम सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट। एज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं, तो उसके पीछे क्या कंसेप्ट है वो हम ध्यान रखें, प्रिंसिपल क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, आप लोगों ने खुद ने भी महसूस किया होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, जैसे आपने एक, ये आप हो और आपने अपने हाथ में एक रस्सी लेकर के उसमें एक पत्थर बांध रखा है और आप इसे घुमा रहे हो ऐसे ऑन दिस पाथ, द स्टोन इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड। तो जब ये घूम रहा होता है तो इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे होते हैं। एक फोर्स तो वो जो आपने इसको अपनी तरफ खींच के लगा रखा है आपके हाथ से, योर हैंड इज एक्चुअली अप्लाइंग अ फोर्स इन इनवर्ड डायरेक्शन। इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑन द सेम ऑब्जेक्ट एक इक्वल फोर्स लगता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अंदर जो फोर्स लग रहा है उसको हम सेंट्रीपीटल बोलते हैं। सेंट्रीपीटल फोर्स मतलब वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे, सेंटर सीकिंग, सेंट्रीपीटल इज सेंटर सीकिंग। हाँ, दूसरा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो यहाँ पे हमारे काम आएगा। मतलब द प्रिंसिपल बिहाइंड सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इज दैट इफ अ मिक्सचर इज rotated in a container, the heavier particles will get separated towards the circumference of the rotational path with the help of the centrifugal force applied on them। जैसे मिल्क की बात होगी तो कहते हैं कि भाई मिल्क को ऐसा गोल गोल घुमाते हैं, चर्निंग करते हैं मिल्क की। हाँ, मिल्क की चर्निंग करेंगे तो मिल्क ऐसे करके घूमेगा और उसमें जो हेवी पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर सेंटर से बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उससे हेवी पार्टिकल्स
किनारे इकट्ठा हो जाएंगे, हाँ, साइड में चले जाएंगे, सब दूर। और जो बटर मिल्क होगा, छाछ, वो बीच में रह जाएगी, हाँ, बटर बाहर निकल जाएगा, हेवी पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में व्हाट वी आर यूजिंग एज अ प्रिंसिपल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसका यही प्रिंसिपल है। तो इसका प्रिंसिपल भी हम पहले लिख देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम सेंट्रीफ्यूगेशन सीखेंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल, पूछा जाएगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो a centrifugal force is applied on the particles of a mixture during rotation, which pushes the heavy component of the mixture towards the circumference of the rotating और सर्कुलर पाथ। जिस सर्कुलर पाथ पे आप रोटेट कर रहे हो, किसको, कंटेनर को, उस पाथ की तरफ पुश हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऐसे रोटेट कर रहे हो तब तो सर्कमफेरेंस पे, अगर आप टेस्ट ट्यूब में डाल करके रोटेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ सेंट्रीफ्यूज, जो हम कल की क्लास में सीखेंगे, तो उस टेस्ट ट्यूब की बॉटम में जाके ये इकट्ठा हो जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल विच इज़ आस्क्ड एज अ 3 मार्क क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रिंसिपल भी पूछा जाएगा, एप्लीकेशन भी पूछे जाएंगे और उसका डायग्राम भी पूछा जा सकता है कभी कभी, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आज आप अपनी बुक से उसे पढ़ लो और फिर कल की क्लास में हम देखेंगे कि एक्चुअली वो कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ अ वेरी गुड वीडियो। ठीक है, चलो, थैंक यू।